तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज दिल्ली पुलिस ने अदालत में आज फेब है, 7 फरवरी, आपको पता था, तो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है आफताब और श्रद्धा केस में, यानी कि श्रद्धा मर्डर केस में। करीब 6,500 कुछ पन्नों की ये चार्जशीट है। चार्जशीट क्या, बस ये समझ लीजिए कि श्रद्धा के कत्ल की पूरी कहानी है इसमें। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे, वो तमाम चीज़ें हैं, और मैं लगातार पिछले कई घंटों से उस चार्जशीट को ही पढ़ रहा था। चार्जशीट के तमाम पन्ने इस वक्त हम लोगों के पास हैं, तो मैंने जो पढ़ा, ख़ासतौर पर उसके जो ऑपरेशनल पार्ट्स हैं जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि चार्जशीट के पन्नों में फिर बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं कि विटनेस कौन है, क्या क्या रिकवर किया, कौन कौन से बाकी चीज़ें, तो उसका मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस ने कैसे इस केस को हैंडल किया, कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन की, क्या कुछ पाया, क्या मोटिव था, क्या कहानी थी, क्या सबूत मिले, वो सारी चीज़ें पूरी स्टडी के बाद आपके सामने आज कहानी के तौर पर रख रहा हूँ। इसमें से बहुत सारी चीज़ें पहले बता रखी हैं, इसलिए उसको नहीं बताऊँगा मैं, लेकिन कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। 2019 में आफताब की मुलाकात श्रद्धा से पहली बार होती है, और बम्बल ऐप के ज़रिए। तब श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम कर रही थी और आफताब एक कहीं और काम कर रहा था। फिर दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद दोस्ती होती है, फिर दोनों मिलने जुलने लगते हैं। लेकिन फिर दोनों के घर वालों को पता चलता है और दोनों ही फैमिली नाराज़ हो जाती है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन बीच में आ रहा था। तो जब दोनों घर वाले, दोनों के, आफताब के और श्रद्धा के, इस रिश्ते को लेकर गुस्से में थे, तब इन दोनों ने तय किया कि वो अलग रहेंगे, और नया गांव में इन्होंने किराए का घर लिया और वहीं रहने लगे। लेकिन साथ रहने के बाद अब धीरे धीरे इन दोनों में लड़ाई भी शुरू होने लगी, और लड़ाई की वजह ये थी कि उसी बम्बल ऐप के ज़रिए आफताब अब दूसरी लड़कियों से भी बात करता था, और श्रद्धा उसे टोकती थी और वो उसे पसंद नहीं था। इस दौरान में आफताब ने बाकायदा ग्रेजुएशन भी किया। इसने शेफ़ के लिए बाकायदा जब इसने पढ़ाई की थी, तो ताज पैलेस होटल में इसने करीब जून 2017 से लेकर नवंबर 2017 तक वहाँ पे इसने इंटर्नशिप की, और इसमें 2 वीक इसने बूचर का काम किया, कसाई का, एक तरह से वहाँ ट्रेनिंग का पार्ट था। तो ये सारी चीज़ें इसने की। उसके बाद दोनों अब साथ रहने लगे, फिर झगड़ा होने लगा। झगड़े के बाद उसने हाथ भी उठाया, मारपीट हुई, ये चीज़ें चलती रही। फिर आखिर में ये झगड़ा कई बार इतना बढ़ा कि इन दोनों ने तय किया कि अपने रिश्ते को कुछ नया, एक तरीके से शुरुआत देने के लिए मुंबई से बाहर चलते हैं। और इसी के बाद ये दोनों मुंबई से पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, इसका दौरा करने के लिए, मतलब यहाँ घूमने के लिए एक प्लान करते हैं। और उसी प्लान के तहत 29 मार्च 2022 को आफताब और श्रद्धा दोनों मुंबई से रवाना होते हैं, और सबसे पहले ये पहुंचते हैं हरिद्वार। हरिद्वार के बाद ये जाते हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद जाते हैं देहरादून, फिर मनाली, और फिर वहाँ से ये निकलते हैं और चंडीगढ़, और फिर चंडीगढ़ से होते हुए ये पारावती वैली पहुँचते हैं हिमाचल में। पारावती वैली में इनकी मुलाकात बद्री से होती है, बद्री से बातचीत होती है। बद्री छतरपुर पहाड़ी इलाके में महरौली का रहने वाला, दोनों में दोस्ती हो जाती है, बल्कि तीनों में। और फिर बद्री लौट आता, और लौटते वक्त कहता है कि तुम लोग दिल्ली आओ तो मेरे पास ज़रूर आना। और आखिर करीब 1.25 महीने तक पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल घूमने के बाद 1.25 महीने तक 5 मई 2022 को आफताब और श्रद्धा दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली आने के बाद बद्री को कॉल करते हैं। इसके बाद ये बद्री के पास जाते हैं। छतरपुर पहाड़ी में बद्री का अपना घर था, और ये दोनों बद्री के घर में ही ठहरते हैं करीब अगले 8-10 दिन तक। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी दोनों में अक्सर झगड़ा हो रहा था। इधर इस ट्रिप के चक्कर में पैसे ख़त्म हो गए थे। अब ये लोगों की पूरी जो ज़िंदगी थी क्रेडिट कार्ड पे चल रही थी। कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड थे, आफताब के पास भी, श्रद्धा के पास भी। तो इन दोनों का झगड़ा होता। इनके झगड़े से बद्री भी परेशान हो गया। 8-10 दिन के बाद उसने आफताब और श्रद्धा से कहा कि अब तुम दोनों हमारा घर छोड़ दो और अपना कहीं और ढूंढ लो अपना ठिकाना। तब फिर ये एक प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ते हैं, और वहीं छतरपुर पहाड़ी इलाके में एक फर्स्ट फ्लोर पे एक घर किराए का मिल जाता है, और दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ये बात है 13-14 मई की। दोनों के पास सिर्फ 2 बैग थे जो ये मुंबई से लेकर चले थे।
अब अपने किराए के घर में शिफ्ट हो गए। इस दौरान में अब श्रद्धा ने कहा कि देखो, हमारे जो मुंबई में किराए के घर पे हम जहाँ रहते थे वहाँ हमारा सारा सामान है घरेलू इस्तेमाल का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ ले आओ। वसई में भी था, तो बाकायदा आफ्ताब की टिकट भी थी कि वो वसई मुंबई जाएगा और सारा सामान लेकर यहाँ आएगा ताकि यहाँ उसका इस्तेमाल करें। टिकट बुक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। झगड़ा होता फिर दोनों एक साथ हो जाते। तभी 17 मई को श्रद्धा ने अचानक कहा कि वो गुरुग्राम जाना उसे। साहिल नाम का एक लड़का था, वो उसका दोस्त था, वो भी बम्बल ऐप से बना था। तो वहाँ जाती है और फिर अगले दिन लौटती है 18 मई की दोपहर 1:50 पर। जब वो लौटती है तो इस बात को लेकर आफ्ताब से झगड़ा होता है कि तुम कल क्यों नहीं लौटी, रात को क्यों नहीं आई। खैर झगड़े के बाद फिर दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद दोपहर करीब 2 बजे ज़ोमैटो से 2 लोगों के खाने का ऑर्डर दिया जाता है। आफ्ताब और श्रद्धा खाना खाते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है। शाम करीब 6 से 6:30 का वक्त था। अब श्रद्धा आफ्ताब से कहती है कि तुम्हारी टिकट बुक है, तुम मुंबई जाओ और वसई के किराए के घर से अपना सारा सामान लेकर यहाँ आ जाओ। इस पे फिर वो आनाकानी करता है, कहता मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पे वो फिर लड़ती है और दोनों में झगड़ा इस बात पे होता है, पैसे नहीं है घर के इस्तेमाल के लिए, सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, पूरे 2 बैग है, तो कैसे ज़िंदगी चलेगी। तो इस झगड़े के दौरान में ही दोनों तैश में आ जाते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है और इसी झगड़े के दौरान इधर दोपहर को, चूँकि श्रद्धा एक दिन बाद लौटी थी, आफ्ताब वैसे भी गुस्से में था, तो इस झगड़े के दौरान अचानक फिर वो श्रद्धा को पटक देता है फर्श पर और दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगता है और गला दबाते दबाते आखिरकार श्रद्धा को मार डालता है। अब श्रद्धा की मौत हो गई। इसके बाद वो तसल्ली से घर में ही बैठा रहता है। श्रद्धा की मौत के बाद अब वो उसी 18 मई की रात को फिर ज़ोमैटो को ऑर्डर करता है, लेकिन इस बार एक आदमी का खाना आता है और इस बार उसने जो मंगाया था वो चिकन रोल मंगाया रात को, एक आदमी का। तो इसका मतलब है कि रात को एक आदमी का, जबकि श्रद्धा घर पे थी, दोपहर को 2 आदमी का, यानी कि दोपहर को श्रद्धा जिंदा थी और रात को जब उसने खाने का ऑर्डर दिया तो श्रद्धा इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए उसने खुद के लिए खाना मंगाया। अब कत्ल करने के बाद फिर उसने लाश को ले जाकर बाथरूम में रख दिया। बाथरूम में रखने के बाद अब सोचने लगा कि करना क्या है। तो पहला जो उसका ख्याल आया था, प्लान था, वो ये था कि श्रद्धा की लाश के टुकड़े करेगा, एक बड़ा सा बैग खरीदेगा, उस बैग के अंदर सारे टुकड़ों को रखेगा और ले जाकर किसी वीरान इलाके में या जंगल में वो फेंक देगा। तो ये उसका आइडिया था। उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अब इसके बाद उसने रात को, पहले दिन यानी कि 18 मई की रात को, उसके पास पहले तो वो गया और उसने कुछ आरी खरीदे एक और 3 ब्लेड खरीद कर लाया और 19 मई की रात पहली बार उसने बाथरूम के अंदर और कुछ पॉलीथिन लेकर आया था, वो सफ़ेद वाइट, जिसमें अमूमन हम लोग कूड़ा फेंकते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें लेकर आया और पहले दिन 18 मई की रात को उसने श्रद्धा की दोनों हाथों की कलाइयों को काटा। कलाइयों को काट कर उसको एक पॉलीथिन में रखा और पॉलीथिन को भी बाथरूम में ही रखा और फिर उसके बाद लगा कि इससे अब लाश के टुकड़े और होंगे नहीं। उसके बाद वो उस रात सो गया, बेफिक्र, जैसे कुछ हुआ नहीं है। अब 19 मई की तारीख आ गई। अगले दिन को वो फिर छतरपुर सुबह उठता है और निकलता है, बाहर जाता है और वहाँ पर एक पॉलीथिन के बैग खरीदता है, एक चाकू खरीदता है, एक चॉपर खरीदता है और फिर चाकू को बैग में रखकर, पिट्ठू बैग जो होता वो वापस आ रहा था, तभी वो बैग का में चाकू जो नुकीला वो शायद बाहर निकल गया और उसके राइट हैंड पे वो चाकू चुभ गया, तो उससे उसको चोट आ गई। तो फिर वो गया डॉक्टर के पास और वहाँ उसको 5 टाँके लगे। ये सब कुछ कराकर फिर वो वापस घर आता है और घर आने के बाद अब वो सोचता है कि आगे क्या करना है। तो घर आने के बाद जब उससे लगा कि अभी टुकड़े करने हैं, उसके बाद इसे रखने हैं, लेकिन गर्मी बहुत है, मई का महीना है, फिर वो दोपहर के बाद तय करता है कि वो फ्रिज खरीदेगा। फिर वो वहीं छतरपुर में एक मार्केट में जाता है, वहाँ से एक फ्रिज ख़रीदता है LG का, 25,000 उसकी कीमत थी और ये सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से उसने ख़रीदा। शाम को ही करीब उसके ख़रीदने के 2 घंटे के बाद एक लड़का आता और फ्रिज घर पे पहुंचा देता है। अब उसके घर पे फ्रिज आ चुका था,
फ्रिज आने के बाद वो फ्रिज को चालू करता है और फिर शाम का वक्त था, एक बार फिर से वॉशरूम मतलब बाथरूम में जाता है और इस बार अभी तक उसने सिर्फ श्रद्धा की लाश के दोनों कलाइयों को काटा था, अब उसके दोनों पैरों के वो टखने तक, घुटनों तक वो काटता है, काट कर अलग कर देता, फिर उन्हें उसी पॉलीथीन में रखता है, डालता है। लेकिन अब तक ये था कि इस लाश के टुकड़े करने के चक्कर में ब्लड और खून की ये सारी चीज़ें वहाँ पे बाथरूम के अंदर, तो उसे लगा कहीं नाली आली जाम ना हो जाए, तो क्या करे। फिर इसके बाद वो रुकता है, जब दोनों कलाइयाँ काट चुका, दोनों पैर घुटनों तक काट चुका, अब उसे लगता है कि साफ़ सफाई करनी है, ब्लड बाहर निकले, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अब वो ब्लिंकिट एक शॉपिंग ऐप है जिससे सारे घरेलू सामान आते हैं, आप सबको पता होगा, तो ब्लिंकिट शॉपिंग ऐप पर जाता है, उससे हार्पिक टॉयलेट क्लीनर का ऑर्डर देता है 500 ml के 2 लीटर, ब्लीच के 500 ml के बॉटल, एक चॉपिंग बोर्ड जिस पे अमूमन सब्जी वब्जी काटते हैं, ग्लास क्लीनर की 2 बोतल, गोदरेज की हैंड वॉश, ये सारे आइटम मंगाता है ये ब्लिंकिट शॉपिंग ऐप से। इत्तेफाक से ये सारी चीज़ें उसी शाम रात होने से पहले पहुंच जाती हैं और इन सब के बिल भी वो सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से देता है। अब 19 मई की रात करीब 10:30 बजे सारा सामान उसके घर पर मौजूद था, ये सारे सामान जो उसने ऐप से ऑर्डर दिया था वो आ गया। अब इसके बाद उसने पूरी सामान आने के बाद बाथरूम के फर्श को, नाली को, इन सबको साफ किया। तो 18 को कत्ल हुआ, 19 भी बीत गया, अब 20 मई की तारीख आती है, यानी कत्ल का तीसरा दिन। कत्ल के तीसरे दिन आफ्ताब फिर पहले तो घर से बाहर निकलता है, वो महरौली के मार्केट जाता है और एक लाल रंग का बड़ा सा बैग खरीदता है 2000 रुपये में, और इसके लिए उसने गूगल पे से पे किया 2000 रुपीज़। उसका ये था कि अब चूँकि हाथ और पैर काट चुका है, बाकी लाश के कुछ टुकड़े करेगा और उसको इस एक बैग में डालेगा और बैग में डालकर जंगल में या फिर कहीं दूर किसी नाले में इस बैग को डंप करके लौट आएगा। वापस आया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इस बैग में अगर सारी लाश के टुकड़े डालेंगे तो बैग का एक तो वज़न और इतना बड़ा बैग, और दिन में ले जाऊं तो कहीं चेकिंग, कोई लोग डाउट करें क्या है, रात को पुलिस रोक ले कि बैग में क्या है। तो उसे लगा बैग में लाश के टुकड़े रख कर ले जाना ख़तरे से खाली नहीं है, तो उसने बैग का आइडिया ड्रॉप कर दिया। हालांकि ख़रीद कर ले आया था वो, उसने घर में ही छोड़ दिया लाल रंग का बैग, वो पुलिस ने बरामद भी किया। अब उसने कहा कि नहीं, ये जो पॉलीथीन लाया हूँ इसी के छोटे छोटे इसमें टुकड़े करके ही हमें इसको फेंकना है। तो अब उसने जब ये तय कर लिया कि बैग में नहीं फेंकना है, इसके बाद उसने तीसरे दिन श्रद्धा के सिर और लाश के बाकी टुकड़े किए, मतलब सर को उसने अलग किया, धड़ को अलग किया, और फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसने पेट की अंतड़ियाँ निकाली, उसको एक पॉलीथीन में रखा और घर के करीब ही जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे एक डस्टबिन है बड़ा सा कोने में, वहाँ ले जाकर उस अंतड़ियों को उसी वैसे ही फेंक दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि इससे इंसान की है, किसकी है कोई पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद उसने श्रद्धा की उंगलियों को काटा और उंगलियों को काटने के बाद ब्लो टॉर्च से, जिससे आग निकलती है, उसको पहले उसको जलाया, उसका शेप बिगाड़ा ताकि पता न चले इंसानी उंगलियाँ हैं क्या है, और फिर उसको घर के ही करीब सड़क किनारे नाली है वहाँ जाकर फेंक दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये कोई पहचान नहीं पाएगा। जांग और कमर के निचले हिस्से को भी उसने काटा और फिर उसके घर के ही करीब एक शमशान घाट है महरौली, वहीं पहाड़ी के इलाके में, और वहाँ एक नाले वाला जंगल है छोटा सा, तो कमर के निचले हिस्से और एक जांग उसने जाकर उस जंगल में फेंक दिया। एक हाथ का अंगूठा वो अलग अलग करके फेंक रहा था ताकि एक साथ कहीं से कोई इंसानी बॉडी मिलने की वजह से वो पकड़ा ना जाए। एक हाथ का अंगूठा वहीं उसके धान मिल की एक दीवार है उसके पास ले जाकर फेंका। हाथ और लाश के कुछ और टुकड़े उत्तर पूर्व एनक्लेव के पीछे एक जंगल है छोटा सा, वहाँ ले जाकर फेंका। जबकि जो दूसरी जांग थी उसको गुड़गांव में जाने वाला जो MG रोड है, महात्मा गांधी रोड, उसके पास एक 100 फुटा रोड है, तो 100 फुटा रोड लाइट के किनारे झाड़ियाँ हैं, वहाँ ले जाकर उसने फेंक दी। तो हर टुकड़े वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग, ताकि एक साथ छोटी छोटी चीज़ें भी अगर पकड़ में आ जाए तो ये पता ना चले कि ये लाश किसकी और कहाँ से आ रही है। अब वो लाश के अलग अलग टुकड़ों को
फेंक तो रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये जो हड्डियां हैं ये जंगल से बरामद हो जाएंगी तो पकड़ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर भी हैवानियत देखिए कि फिर उसने क्या किया कि उन हड्डियों को आग लगाया ब्लो टॉर्च से, फिर उसके बाद उसे गीला किया, फिर वो आती है आपको ग्राइंडर जो आमतौर पर यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो मार्बल के लिए ख़ास तौर पर जो ग्राइंडर आता है कटिंग और उसके लिए, तो ग्राइंडर लेकर आया और उस ग्राइंडर से उस हड्डियों को जलाकर और फिर पानी डालकर वो उससे एक तरह से उसका पाउडर बना रहा था। और वो पाउडर को ले जाकर वहीं घर के आसपास ही, ज़्यादा उसके लिए मेहनत भी नहीं कर रहा था, वहीं 100 फुटा रोड के अलग अलग इलाकों में ले जाकर उसको फेंक देता। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फेंकता रहा। इधर एक और कहानी चल रही थी। कहानी ये थी कि ये सारी चीज़ें तो कर रहा है, श्रद्धा का कत्ल हो चुका और अब तक लाश के टुकड़े फेंक रहा है, और मई से अब जून आ चुका है। जून में उसने एक नौकरी ज्वाइन कर ली 27 जून को, श्रद्धा के कत्ल के करीब 1.25 महीने बाद। गुरुग्राम में एक कंपनी है जिसका नाम है सीवेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर उसने एसोसिएट प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पर 52,000 रुपीज़ पर मंथ, 52,000 रुपये महीने में गुरुग्राम में एक नौकरी कर ली। और ये बाकायदा नौकरी करता रहा जब तक कि ये पकड़ा नहीं गया था, यानी कि नवंबर में। तो ये नौकरी कर रहा था एकदम धड़ल्ले से, आराम से। इतना ही नहीं, इस दौरान में अभी लाश के बहुत सारे टुकड़े घर में ही हैं फ्रिज में। तब ये बम्बल आया, इस पर फिर से गया। 2 लड़कियों से इसकी दोस्ती हुई, उनमें से एक आदिति नाम की लड़की तो इसके घर आई, और उसने क्या करता था कि ये फ्रिज में ही लाश के टुकड़े रखता था। अभी तक सर, चेहरा और धड़ ये फ्रिज में ही था। तो जब आदिति ने कहा कि मैं आ रही हूँ, और आदिति इसके घर पहुँचती है 25 जून 25 जून को, तो ये बाकायदा श्रद्धा की एक अंगूठी थी, वो लाश को उंगलियां काटने से पहले निकाल लेता है और वो अंगूठी आदिति को गिफ्ट कर देता है। और जब आदिति आई तो घर में लाश थी, लेकिन उसने क्या किया कि फ्रिज से निकाल कर जो किचन में शेल्फ है उसके अंदर डाल दिया ताकि आदिति को पता ना चले। बाथरूम तो साफ था ही था। तो आदिति भी आई, इस दौरान में बहुत सारे और भी लोग आए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। तो ये भी इसका काम चल रहा था। अब करीब 4 महीने बीत चुके थे, 3 से 4 महीने, मतलब 18 मई को कत्ल किया था और सितंबर और अक्टूबर का महीना आ चुका था। अब भी इसने सारी लाश के टुकड़े ठिकाने नहीं लगाए थे। अब भी इसके फ्रिज में ख़ास तौर पर श्रद्धा का सर, चेहरा, धड़ ये रखा हुआ था। और इस दौरान हर रोज़ वो फ्रिज इस्तेमाल करता, खोलता। इसने ये सब फ्रीजर में रखा हुआ था ऊपरी हिस्से में। नीचे के हिस्से में ये अपना पानी वानी रखता था और वही फ्रिज खोलता पीता। गर्मी का महीना था। और जो चार्जशीट में है ये है कि वो हमेशा जब तक फिर फ्रीज़र भी खोलता और श्रद्धा के उस सर और चेहरे को देखता। हालांकि अब वो फ्रोज़न हो चुका था, एक तरह से बर्फ़ से ढक चुका था, क्योंकि उसमें टेम्परेचर इतना था। और फ्रीज़र में आपको पता है कोई भी चीज़ आप रखें तो बर्फ़ से जम जाता है। हालांकि शुरुआत में जब इसने लाश के टुकड़े करने शुरू किए, पहले दिन 20 मई को, यानी कि श्रद्धा के कत्ल के तीसरे दिन, ये फिर एक मार्केट गया था और वहाँ से इसने 11 किलो कच्चा बर्फ़ ख़रीदा था। आमतौर पे ये हम लोग सब्ज़ी या फिर किसी और चीज़ को फ्रोज़न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 11 केजी ख़रीद कर लेकर आया था कच्चा बर्फ़, और शायद इसी लाश के टुकड़ों को, ताकि वो जम जाए। तो 4 महीना हो गया, सितंबर अक्टूबर का महीना आ गया। अब भी ये सर और धड़ फ्रिज के अंदर रखा हुआ था और उसे ये डर था। और उसकी बाहें, दोनों बाहें हाथ की, क्योंकि हाथ यहाँ तक काट दिया था, बाहें अब भी फ्रिज में थी। तो 3 हिस्सा, सर, चेहरा, धड़ और दोनों बाहें अब भी फ्रिज के अंदर थी। अब वो क्यों नहीं फेंक रहा? इतना टाइम हो गया, 3-4 महीने। तो उसका ये था कि अगर सर को फेंकेंगे तो सर कहीं ना कहीं बरामद होगा तो पकड़े जाएंगे। बाकी बॉडी तो इस तरीके से फेंका था कि वो पहचान में ना आए, उसको बिगाड़ दिया अलग अलग। लेकिन सर और धड़ ये 2 चीज़ें हैं जो आसानी से पकड़ में आ सकती हैं, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी फेंकने की, और वो फ्रिज में ही रखे हुआ था। लेकिन जब 4 महीने हो गए तब उसे लगा कि कभी ना कभी इसको फेंकना पड़ेगा, वरना तो ये पकड़े जाएंगे। तो उसने सबसे पहले तो सर के सारे बाल काट डाले ताकि पहचान में ना आए कुछ भी।
बाल काटे। एक श्रद्धा स्टड पहनती थी अपने लिप्स पे, आप तस्वीर में देखते होंगे। उसने उस स्टड को निकाला, उसे एक बॉक्स में रखा। तो 4 महीने के बाद ब्लो टॉर्च से सर के हिस्से, चेहरे को जलाया। फिर जब उसे लगा कि अब ये पहचाने जाने लायक नहीं है, तब उसने कहीं जाकर जो सिर और चेहरे को जो हिस्सा था और दोनों बाहें, धड़, इन्हें भी अलग अलग फेंका। छतरपुर इनक्लेव के जंगल में फेंका धड़ को। जबकि बाल और श्रद्धा के कपड़ों को 60 फुटा रोड है एक छतरपुर में, और वहाँ पे एक कोने में वही डस्टबिन जिसमें शुरुआत में इसने 21 फेंकी थी, उसने वहाँ जाकर उसमें फेंका। तो सबसे आखिर में इसने श्रद्धा का सर, धड़ और दोनों बाहों को ठिकाने लगाया और फेंका। अब इसके पास सिर्फ एक निशानी बच गई थी अब भी श्रद्धा की, और मतलब अगर उसकी बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करूं, वो जो श्रद्धा ने अपने लिप्स पर, होंठों पर स्टड पहन रखा था, और वो उसने निकाल कर रख लिए थे एक डब्बे में। इसके बाद श्रद्धा का फ़ोन चूँकि उसके पास था 18 मई से ही, तो शुरुआत में जितने भी दोस्तों के कॉल आते वो खुद इधर से जवाब देता और कहता, ज़्यादातर मैसेज पे जवाब देता कि बिज़ी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। फिर खैर बाद में उसने उसको भी देना बंद कर दिया। लेकिन अब उसे एक वक्त आया जब उसे लगा कि अब श्रद्धा का मोबाइल अपने पास रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 3-4 महीने बीत गए थे। तब उसने फिर जिस डब्बे में श्रद्धा का स्टड रखा था, उसी डब्बे में उसने श्रद्धा का मोबाइल रखा और उसको लेकर फिर ये मुंबई गया। मुंबई में याद होगा आपको, जब एक पुलिस में फादर ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी श्रद्धा की, तब इसे पेश होना था, तो वहीं मुंबई जा रहा था ये पुलिस में पेशी के लिए। तो वो डब्बा अपने साथ लेकर जा रहा था, यानी कि पुलिस वहाँ उधर बुला रही है कि तुम आओ, श्रद्धा कहाँ बताओ, और ये श्रद्धा की आखिरी निशानी लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहा था। और रास्ते में जब ये मुंबई से वहाँ जा रहा था, तो मीरा भयंदर की खाड़ी में इस डब्बे को चलती ट्रेन से उसने फेंक दिया, मतलब जिसमें फ़ोन और स्टड थे। अब उस खाड़ी से फ़ोन और इसको बरामद करना तो लगता है कि बेहद मुश्किल काम है। तो ये पूरी जो 4 महीने की इसकी कहानी थी श्रद्धा के कत्ल की, इस कहानी में कई चीज़ें हैं जो सबसे मतलब सोच कर भी अजीब होता है। वो ये है कि एक शख्स कैसे, जिसके साथ वो प्यार कर रहा था, जिसके साथ शायद शादी करता है, जिसके साथ कभी दोस्ती थी, जिसके साथ 1.25 महीने तक वो ट्रिप पे निकला, घूमा फिरा, कितने अच्छे दिन बिताए होंगे, और उसी का सर काटकर और फ्रिज में रखे हुआ है और 4 महीने तक रखे हुआ है, और 4 महीने के बाद फिर उसको ले जाकर फेंकता है। तो इससे पता चलता है कि उसके जहन, दिल, दिमाग में क्या होगा। अब ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस का फ़र्ज़ है कि इस केस को जितनी मजबूती से हो सके, हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो उन्होंने चार्जशीट में कहानी सुनाई है, उसी हिसाब से उनके पास एक एक चीज़ का एविडेंस है। जैसे वो 17 तारीख को गुरुग्राम गई, सीसीटीवी फुटेज है। 18 को जब वो लौटी, जिस ऑटो से वो लौटी मेट्रो स्टेशन से उतरकर, वो ऑटो वाला है, वो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज हैं। जब उसको 5 टाके लगे उसके विजुअल हैं। जो मोबाइल का लोकेशन है वो उसके पास है, जहाँ से आरी ख़रीदी वो पुलिस के पास है, जहाँ से बैग ख़रीदा वो पुलिस के पास है, जहाँ से उसने चॉपर ख़रीदा वो सारी चीज़ें हैं। ब्लिंकिट ऐप से जो उसने सारा घर को क्लीन करने की चीज़ें मंगाई, हार्पिक से लेकर सारी चीज़ें, वो सारे एविडेंस हैं। तो कुल मिलाकर फिर जहाँ जहाँ निशानदेही से उसकी लाश के टुकड़े मिले, कुल 13 ही मिले पुलिस को, ये है कि, और उनमें से डीएनए के सैंपल मैच कर चुके थे। तो पुलिस का कहना है कि ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो कहीं अछूती रह जाए, और ये केस एक मजबूत केस साबित होगा, दिल्ली पुलिस का दावा है। और जितनी कड़ी सज़ा हो सकती है वो दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो आफताब को दिलाएगी। तो ये थी श्रद्धा के कत्ल की शायद आखिरी कहानी, क्योंकि चार्जशीट में इस कहानी का पूरा लबोलवाब यही था जो कुछ हुआ और जो मैंने आपको आज बताया। तो अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज डेविड छत्यार, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे डेविड। ग्रीश MK, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ग्रीश। और तरुण वैष्णव ने भेजा है। साथ ही नवाघन डाभी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नवाघन साहब। श्रेया निमजे का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेया। और ये समीर डोंगरा की वाइफ है। साथ ही अथारव नालापुरे,
इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अथारव। और रितेश कुनाले ने भेजा है। साथ ही सौरभ झरियट, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सौरभ साहब। और कुणाल ने भेजा है। दीप, ये दुबई से हैं, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे दीप। और प्रवीण हम्बल ने भेजा है, या हामले कहें। साथ ही डॉली, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डॉली। और ये आशीष जैन ने भेजा, उनकी सिस्टर हैं। इसके अलावा प्रतीक्षा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्रतीक्षा। और ये रवि उपाध्याय जी की बिटिया है। साथ ही आशा यादव और अजय कुमार, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और पुनीत यादव ने भेजा है। साथ ही रुचि श्रीवास्तव और रोहित श्रीवास्तव, इनकी भी एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ऋषिता ने भेजा है, उनके ये मम्मी पापा हैं। इसके अलावा सईदा आसिफा गजाला, ये आंध्र प्रदेश के गांव से हैं, उन्होंने मेल लिखा है, थैंक यू सो मच। इन्होंने लिखा कि एक बहुत पहले मैंने फ्रिज की कहानी सुनाई थी आपको ईरान की, तो उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश में उनका भी एक गांव है, और उस गांव में अभी 6-7-8 साल पहले तक यही परंपरा थी कि लोग रात का खाना फ्रिज में नहीं रखते थे, बल्कि जब खाना बच जाता तो वो खाना जो लोग होते भूखे होते वो मांगने आते थे, जिनके घर में है वो दे देते, और अगर नहीं होता उनके घर में तो कहते थे आप आगे देखो, तो वो अगला घर नॉक करते खटखटाते, लेकिन कोई भूखा नहीं जाता था। तो ये रिवायत थी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती जा रही, पर कोशिश यही है। थैंक यू सो मच सईदा जी जो आपने लिखा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।